जय जो थे ये एक आर्मी वेटरन थे, यानी कि अभी अभी ही इनकी रिटायरमेंट हुई थी आर्मी से। और इनको पुरानी चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक था। घर में मैक्सिमम चीज़ें जो थी इनकी वो एंटीक ही थी, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो पंखा हो, चाहे वो कुर्सी हो। ये सारी चीज़ें जो थी इनको बहुत ज़्यादा पसंद थी। कमी किसी चीज़ की थी तो वो थी सिर्फ एक पेंटिंग की। लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं सोचते थे कि कोई बात नहीं, चलो पेंटिंग ही तो है, अगर इस पे तवज्जो नहीं भी दूंगा तो क्या हो जाएगा। एक बार ये अपने घर में बैठे हुए थे तो इनको एक शॉप के बारे में पता चला कि एक नई नई शॉप खुली है और वहाँ पर लोग जो है एंटीक चीज़ों में ही डील करते हैं। तो ये उस शॉप पे गए और इन्होंने हर एक चीज़ देखी कि भाई मैं यहाँ से क्या खरीद सकता हूँ। कुछ फ्लावर पॉट्स थे, इसी के साथ में कुछ यहाँ पे बॉक्सेस वगैरह इन्होंने और ख़रीदे। जब ये उस दुकान में घुसे थे, इन्होंने घुसते के साथ में ही एक चीज़ देखी थी और वो थी एक बहुत ही यूनिक पेंटिंग, यानी कि मन की कही हुई बात लगभग सच हो रही थी। काफ़ी बड़ी पेंटिंग थी वो, और देख कर के लग रहा था कि करीबन करीब 150 साल पुरानी तो ये मिनिमम होगी ही। इन्होंने उस पेंटिंग को देखा। उस पेंटिंग के अंदर कुछ 21-22 साल की लड़की थी जो अपने राइट हैंड पे अपने सर को यहाँ पे टेक करके जय की आंखों में ही देख रही थी। एक पोज होता है ना कि सर को इधर एक साइड में टिल्ट करके लगातार जो पेंटिंग के अंदर शख्स है वो देखता रहता है, सेम उसी तरीके से वो लड़की देख रही थी। और पीछे जो थी एक खूबसूरत सी सीनरी थी। ऐसा लग रहा था कि मानो वो उसका घर हो और वो घर की बालकनी में खड़े होकर के इस पेंटिंग को बनवा रही थी। जय ने उस पेंटिंग को जैसे ही देखा, वो उस पेंटिंग को देखते ही उसके आगोश में खो गए। एक ऐसा चार्म था उस लड़की के अंदर, या सही कहूँ तो उस पेंटिंग के अंदर, कि जैसे वो एक इल्यूजन पैदा कर रही हो। जय ने उस पेंटिंग को कुछ 5-10 सेकंड और देखा और वो आगे बढ़ गए। आगे बढ़ के उन्होंने और भी चीज़ें खरीदी, और जब वो दुकान से वापस जा रहे थे उनकी नज़र दोबारा से उस पेंटिंग पर टिक गई। पता नहीं ऐसा क्या आकर्षण था उस पेंटिंग के अंदर कि जय का एक बारी में मन किया कि इस पेंटिंग को तो मैं घर पे लेकर के जाऊंगा ही। लेकिन जितनी वो बड़ी पेंटिंग थी और जितनी जगह उसने घेर रखी थी दीवार के ऊपर, यकीन मानिए मिनिमम उसका प्राइस 1 से 2 लाख से नीचे तो हो नहीं सकता था, और इतना उनके पॉकेट अलाउ कर नहीं रही थी। वो आदमी आया जो मैनेजर था, उसने कहा साहब लगता है आपको ये पेंटिंग काफ़ी पसंद आई। जय ने कहा भाई पसंद तो मुझे ताजमहल भी है, मगर खरीद थोड़ी सकता हूँ, तो मुझे तो लगता है पेंटिंग मेरे बस में नहीं। उसने कहा सर ऐसी बात नहीं, सिर्फ 1500 रुपये की पेंटिंग है ये, 1500 की पेंटिंग आपकी हो जाएगी। जय ने कहा 1500? इसका तो फ्रेम ही इतना ज़्यादा महंगा लग रहा है मुझे, और ये पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, किसी ने अब तक खरीदी नहीं है पेंटिंग तुमसे। उसने कहा सर ये हमने कल ही लगाई है, और यकीन मानिए आप पहले ही शख्स हैं जो इसको देखने आए हैं हमारे बाद। उन्होंने कहा अच्छा तो ये पेंटिंग कब बनी थी कुछ बताइए। साहब 1873 में ये पेंटिंग बनी थी, इतना मुझे पता है। और ये लड़की जो है ना, ये मसूरी में रहा करती थी और उसी की ये पेंटिंग थी। अब वो लड़की तो रही नहीं, और ये पेंटिंग न जाने हमारे पास कहाँ से आई, और हमें लग रहा है कि आप इस पेंटिंग के हकदार बन सकते हैं। आप कहें तो पैक कर दूं। जय ने कहा भाई ऑफ़र बहुत अच्छा है, मैं तो इस पेंटिंग को ले जाता हूँ। पेंटिंग को जब वो घर पर भी लेकर के आ रहे थे, लगातार वो पेंटिंग को ही देखे जा रहे थे, और उनको ऐसा लग रहा था कि मानो वो जो पेंटिंग है वो उनसे कुछ कहना चाहती हो। एक दो बार को तो उनको ऐसा भी फील हुआ, लिटरली ऐसा फील हुआ कि वो जो लड़की है ना, उसने अपनी आंखों को झपकाया भी है। और जैसे उनको ऐसा फील हुआ, उन्होंने कहा कमाल है, मैं कुछ ज़्यादा ही खो गया हूँ इस पेंटिंग के अंदर। बिल्कुल उनको अंदाज़ा नहीं था कि वो अपने घर के अंदर एक पेंटिंग नहीं, बल्कि एक जीती जागती आफत लेके आ रहे हैं। एक ऐसी आफत जो उनके घर के अंदर तहलका मचा के रख देगी। पेंटिंग आई, जय ने उस पेंटिंग को अपने रूम के अंदर रख लिया। उनका लड़का था कुछ 17-18 साल का, जिसका नाम था राहुल। राहुल जब आया, उसने उस पेंटिंग को देखा तो उसकी भी हालत सेम वही जो अभी जय की थी, और वो कह रहा पापा कमाल की पेंटिंग है। ये लड़की जो है इसने लेफ्ट साइड पे अपने हेड को टिल्ट कर रखा है और लेफ्ट साइड वाले हाथ पे ही इसने सर को रेस्ट कर रखा है। उन्होंने कहा बेटा तुम लगता है कुछ ज़्यादा थके हुए हो, अभी अभी ही तुम अपने कॉलेज से वापस आए हो, तो मुझे लगता है तुम अपने होशो आवाज़ में नहीं हो। उसने कहा क्या मतलब पापा? बेटा राइट साइड में उसने अपने हेड को यहाँ पे टिल्ट कर रखा है, लेफ्ट पे नहीं। लेकिन लड़का कह रहा था कि नहीं लेफ्ट में। और इसी के साथ में लड़का एक बात और कह रहा था कि इस लड़की के जो बाल हैं ना वो खुले हुए हैं, जबकि जय ने उस पेंटिंग के अंदर साफ देखा था कि उस लड़की के बाल बंधे हुए थे।
दोनों को, बाप बेटों को, पेंटिंग अलग तरीके से दिख रही थी। दोनों ने इसके ऊपर कोई ज़्यादा बहसबाजी करी नहीं, क्योंकि जय का जो लड़का था राहुल, वो इस तरीके के प्रैंक करता भी था। तो उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जो ये बोल रहा है इसकी बात में हाँ मैं हाँ मिला दूँ। उस दिन जब वो पेंटिंग लेकर के आए थे, तो इसी के साथ में एक बहुत अजीब घटना और हुई थी। सिर्फ आंख झपकाना और वो हेड राइट और लेफ्ट वाली बात तो अलग है, लेकिन जो उनका कुत्ता था वो लगातार उस पेंटिंग को देखते हुए भौंक रहा था और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था। वो लगभग वो जय के ऊपर अटैक करने वाला था। वो कुत्ता जो पिछले 8 साल से उनके पास था, आज न जाने उसको क्या हो गया था। किसी तरीके से उसको बेड़ियों में बांधा गया और उसे शांत कराया गया, लेकिन वो कुत्ता नॉन स्टॉप भौंके ही जा रहा था, चुप वो नहीं हो रहा था। जय जब उसको लेकर के अपने रूम में गए जहां पर वो पेंटिंग लगी हुई थी, यकीन मानिए उस पेंटिंग को देखते के साथ में ही वो कुत्ता ऐसे सहम गया कि मानो उसके मुंह में जबान हो ही ना। बिल्कुल वो चुपचाप एकदम गुमसुम सा हो गया और लगभग वो रोने लगा कि जय उसको वापस लॉन में छोड़ करके आए। समझ में उनको नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ है क्या। इसी के साथ में जब उनकी वाइफ यहाँ पे पूजा कर रही थी उसी दिन, और जब वो पेंटिंग आ रही थी, तो अचानक से उनके हाथ में जो इधर आरती की थाली थी वो भी गिर गई थी। सब कुछ अपशगुन हो रहा था, लेकिन जय को तो इन सब चीज़ों की कोई परवाह थी ही नहीं। जय कुछ इस किस्म के इंसान भी थे कि वो काफ़ी निडर थे और उनको इस चीज़ के बारे में भी मालूम था कि एंटीक चीज़ों को लेकर के ना इस तरीके की मनगढ़ंत कहानियाँ होती ही हैं कि इसमें भूत है, इसमें प्रेत है, ये सब कुछ होता ही है। तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। उस रात जब उन्होंने पेंटिंग को टांगा उन 2 किलो के ऊपर और अगले दिन जब उठ करके उन्होंने देखा, तो वो पेंटिंग एक साइड पर लटकी हुई थी। वो कील जो थी वो अचानक से गिर गई थी। जय को लगा कि कील इतनी मजबूत होगी नहीं और ये दीवार वगैरह जो है ये भी काफ़ी पुरानी है। उन्होंने उस पेंटिंग को दोबारा से इधर टांग दिया। उनका कुत्ता जो था वो दिन प्रतिदिन यहाँ पे कमज़ोर होता जा रहा था और वो लगातार बहुत ही अजीबोगरीब बिहेवियर शो कर भी रहा था। उन्होंने अपने कुत्ते को अपने भाई को दे दिया और कहा कि तुम इसे संभाल लो भाई, मुझे तो समझ नहीं आ रहा इसके बिहेवियर में क्या हो गया है। उस रूम के अंदर जहाँ पे वो पेंटिंग रखी थी, उन्हें नॉन स्टॉप ऐसा लगता था, जय एंड राहुल दोनों को, कि कोई औरत है जो वहाँ घूम रही है, क्योंकि उसकी खुशबू और उसके होने का एहसास उनको हमेशा होता था, लेकिन कोई दिखता नहीं था। इसी के साथ में जो उनकी वाइफ थी, जय की वाइफ, उनको ऐसा लगता था कि उस रूम के अंदर से किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आ रही है, कोई औरत है जो वहाँ पे गाना गा रही है। और जब वो वहाँ पर जाती थी तो सिर्फ वो पेंटिंग। और कमाल की बात ये है कि उनको ये लगता था कि उस पेंटिंग के अंदर जो लड़की है वो उनको गुस्से में घूर रही है। समझने की कोशिश कर रहे हैं आप? जय एंड राहुल को दोनों को अलग तरीके से वो लड़की दिखाई दी। एक को तो भाई बाल बंधे हुए, एक को बाल खुले हुए, एक को लेफ्ट में सर, एक को राइट में सर, और जो उनकी वाइफ थी उनको वो गुस्से में दिखाई दे रही थी। यानी कि वो पेंटिंग जो थी वो हर एक शख्स को अलग अलग दिखाई देती थी। और इसी के साथ में एक बात और बता दूं, जय को वो लड़की जो थी वो कुछ 30-32 साल के आसपास की दिखती थी और राहुल को वो लड़की कुछ 19-20 साल की। लेकिन हाँ, उसका हुलिया वैसा ही था जैसा जय और राहुल बताते थे, कुछ माइनर डिफरेंसेस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उनकी वाइफ ने एक बार सोचा कि क्यों ना मैं इसकी इधर पूजा पाठ वगैरह करूं और इसके ऊपर मैं कुछ धागा वगैरह बांधती हूं, जिसके चलते शायद जो मेरे मन का वहम है कि ये पेंटिंग हॉन्टेड हो सकती है, कुछ ऊंच नीच वाली बात हो सकती है, वो दूर हो जाएगी। वो वहाँ पे एक कलावा बांधने वाली थी उस पेंटिंग के ऊपर, कि लिटरली जैसे ही वो उन्होंने कलावा बांधने की कोशिश करी कि इतने में जय के रूम से बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ आई। जय कहने लगे, अरे मेरे मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तुम जल्दी आओ। वो भागती भागती वहाँ पर गई और वो धागा जो था वो वहीं छूट गया और ये दिमाग से उनके बात भी निकल गई कि उनको वापस से वो कलावा बांधना भी था। यानी कि वो पेंटिंग अपने साथ में कोई भी छेड़छाड़ पसंद नहीं करती थी। एक बार को तो आलम ये तक भी हो गया था कि जो जय थे वो किसी काम के सिलसिले से घर से बाहर थे और राहुल भी जो था वो हॉस्टल वगैरह में ज़्यादातर या फिर दोस्तों के पास ही रुका करता था। तो यहाँ पे उनकी वाइफ जो थी रेणुका, वो अकेली थी और उनको ऐसा फील हुआ कि आज उस रूम के अंदर कोई औरत यहाँ पे घूम रही है। पहले भी उनको ऐसा फील होता था, लेकिन आज भी उनको फील हुआ। और जब वो उस रूम में गई तो लिटरली उनको ऐसा दिखाई दिया अंधेरे के अंदर कि एक औरत ने काले कपड़े पहन रखे हैं, उसके बाल जो हैं काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं, घुटनों से नीचे तक उसके बाल हैं। और जैसे ही उसको ये एहसास हुआ कि उस कमरे के अंदर कोई है, तो उसने मुड़ कर के देखा और उसकी आंखें जो थी
वो बिल्कुल लाल थी। रेणुका ने जैसे ये चीज़ देखी वो एकदम से वहीं जम गई और इतने में उनके कानों में एक आवाज़ पड़ी, जो देखा है उसको भूल जा, नहीं तो तेरा लड़का और तेरा आदमी जिंदा नहीं बचेंगे। और वो बिल्कुल इसको सुन के स्तब्ध रह गई। उन्होंने अपने बेटे को यहाँ पे कॉल करी और उससे पूछा कि बेटा तेरी तबीयत ठीक है? उसने कहा हाँ मम्मी ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा नहीं बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने हस्बैंड को भी पूछा तो वहाँ पर भी सब कुछ ठीक था। ये सब कुछ होने के बाद में रेणुका ने जब उस पेंटिंग को देखा तो लिटरली उनको उस पेंटिंग में उस लड़की की आंखें सेम वैसे ही लाल दिखाई दी जो अभी अभी उस परछाई की उन्हें दिखाई दी थी। मामला बिल्कुल साफ था कि ये पेंटिंग कर्स्ड है, लेकिन जय के सामने वो इस बात को बोल नहीं सकती थी क्योंकि जय जो थे वो उस पेंटिंग से हद से ज़्यादा लगाव करने लग गए थे। दिन प्रतिदिन ये चीज़ हो रही थी। जय एंड राहुल जो थे वो उसी कमरे में लगभग रहते थे। जय तो फिर भी बाहर आ जाते थे, राहुल जो था उसी कमरे में रहता था, खाना पीना भी वहीं पे खाता था। और अब तो आलम ये तक हो गया था कि उसने कहा था ये रूम मुझे ही चाहिए। अगले दिन वो हॉस्टल से वापस आया और उसने कहा अब मैं ना हॉस्टल वगैरह में रहा नहीं करूँगा, मैं घर में ही रहा करूँगा, कॉलेज वगैरह में ज़्यादा काम होता नहीं है और मुझे ये रूम चाहिए। बहुत ज़िद करने के बाद में उसने वो रूम ले ही लिया। पूरे दिन वो उस रूम में बैठा रहता, ना वो खाता ना वो पीता, सिर्फ उस पेंटिंग को वो देखता रहता था। और उसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड पे अपने सर को टिल्ट करके जैसे उस पेंटिंग में उसको औरत दिखाई देती थी वैसे ही वो उसको देखता रहता था। डे बाय डे उसकी हालत नाजुक होती रहती थी और उसको इस चीज़ का अंदाज़ा तक नहीं था। रात में उसके कमरे से उसी के नाचने गाने की आवाज़ें आती थी और इसी के साथ साथ रेणुका को ऐसा लगता था कि कोई औरत जो है वो यहाँ पे मौजूद है राहुल के साथ में। जय को वो जब बात बताती, जय कहते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारे मन का वहम है, मेरे को तो सब कुछ सही लग रहा है, कुछ अजीबोगरीब चीज़ हुई, भूत प्रेत जैसी तुम बातों में मान रही हो कि भूत प्रेत होते तो अब तक तो हमें उठा करके बाहर फेंक दिया होता उन्होंने, तुम्हें तो पता नहीं क्या क्या लगता रहता है। ये सब बातें वो अपनी बीवी की बात पर यकीन कर ही नहीं रहे थे। रेणुका ने इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि यहाँ पे कोई भूत प्रेत जैसी चीज़ है, उन्होंने उस कमरे के अंदर सीसीटीवी को इंस्टॉल कर दिया और ये जानने की कोशिश करी कि आखिर रात में इस कमरे के अंदर होता क्या है। अगले दिन जब उन्होंने रिकॉर्डिंग खोल करके देखी तो उन्होंने ये देखा कि रात में करीबन 11 साढ़े 11 बजे के आसपास उस पेंटिंग में से वो औरत बाहर निकलती है, उस कमरे में वो घूमती है और इसी के साथ साथ राहुल के सर पर यहाँ पे कुछ हाथ वगैरह भी फेरती है और कुछ मंत्र वगैरह वो पढ़ती है किसी ऐसी लैंग्वेज में जो उन्हें समझ में नहीं आ रहे थे। ये सब कुछ वो बोलती है और जब वो ऐसा करती है तो राहुल वापस होश में आ जाता है और जाकर के उस पेंटिंग से बातें करने लगता है। वो लड़की वापस पेंटिंग में जाती है और उससे बातें करती है। अब ये सारी चीज़ें आपको बनावटी लग रही होंगी लेकिन लिटरली जय एंड राहुल के घर में ये चीज़ें होती थी। और वो जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा ब्लरी टाइप की थी और इसी के साथ में डिस्टॉर्टेड भी थी। ये सब कुछ भी जब उन्होंने जय को दिखाया, जय अब भी विश्वास करने को तैयार नहीं थे कि इधर कोई ना कोई गड़बड़ है। वो किसी बाबा को जानती थी, उससे वो एक विभूति लेकर के आई और वो विभूति जो थी उन्होंने उसके माथे पर रगड़ी और तब जाकर के जय को ऐसा फील हुआ कि उनको किसी ने क्लचिस से छोड़ा हो, जैसे कोई एक आदमी चंगुल में फंसा होता है ना, सेम उन्हें वैसा ही फील हो रहा था। और इन सब चीज़ों के बीच में जितनी भी वारदातें हुई थी वो उन्हें याद तक भी नहीं थी। बस उनको इतना मालूम था वो एक पेंटिंग लाए हैं और कुछ एक दो दिन के बाद में उन्होंने अपने कुत्ते को अपने भाई को सौंप दिया। इसके बीच में क्या हुआ उन्हें नहीं पता। राहुल का बिहेवियर डे बाय डे काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव होता जा रहा था। एक बदली हुई आवाज़ में ये बात बोलता था कि अगर तुम इसे कहीं पर भी लेकर के गए तो इसकी मौत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। और उनको अब ऐसा भी दिखाई देता था कि उस घर के अंदर एक साया एक कोने में खड़े होकर के ये हुक्म साफ राहुल को दे रहा है। राहुल कंप्लीटली इस चंगुल में था और अब वो कंप्लीटली हेल्पलेस थे। जय को समझ में आ चुका था कि अगर इन सब सवालों के जवाब पाने हैं तो उसी आदमी के पास जाना होगा जिससे उन्होंने पेंटिंग खरीदी थी। उसके पास में वो गए और उसे पूरी बात बताई। उसने कहा साहब मेरे फादर जो थे उनकी भी ऐसी ही हालत हुई थी जैसे आपके बेटे की हुई है। एक टाइम के बाद में वो इतने ज़्यादा पागल हो गए कि उन्होंने यहाँ पे आत्महत्या कर ली। मेरे पास में कोई चारा नहीं था, मैंने किसी से बात करी थी और उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही हिदायत दी थी कि ये जो कर्स्ड पेंटिंग है इसका श्राप सिर्फ एक ही तरीके से उतर सकता है, अगर इसके श्राप को किसी दूसरे आदमी में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। यानी कि
वो पेंटिंग किसी दूसरे आदमी को दे दी जाए। इसीलिए साहब ये पेंटिंग मैंने एक दिन पहले ही यहाँ पे टांगी थी और आपकी नज़र जब इस पे पड़ी तो मैं समझ चुका था कि आप इसे ले जाएंगे और इसीलिए मैंने आपको ये पेंटिंग दे दी। हंगामा वहाँ पे बहुत हुआ, लड़ाई झगड़ा वगैरह सब कुछ हुआ, लेकिन उसका कोई नतीजा निकलने वाला था नहीं। उन्होंने उसी तांत्रिक से बात करी जिसने हिदायत उस शॉपकीपर को दी थी। उसने भी यही कहा कि अगर आपको एक कर्ज अपने ऊपर से निकालना है तो ये पेंटिंग आपको आगे देनी होगी और तब जा कर के आपका लड़का बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन जय इन सब चीज़ों को मानने वाले थे नहीं, क्योंकि अगर वो पेंटिंग किसी और को देते तो इसका मतलब साफ था कि आगे किसी और की जान को भी खतरा हो सकता था। उन्होंने उससे पूछा कि इसका कोई और उपाय है या नहीं, तो उसने कहा कि हाँ, काशी में कुछ 7 पंडित हैं, कुछ 7 साधु हैं जो एक साथ काम करते हैं और उनके बारे में ये कहा जाता है कि यदि वो किसी तरीके से मान जाएं तो वो इस पेंटिंग के साए को ख़त्म कर सकते हैं। बहुत मुश्किल से उन 7 साधुओं को ढूंढा गया था और वो काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी भी थे, वो इतनी आसानी से किसी की बात को मानते भी नहीं थे। बहुत मुश्किल से उनको लेकर के आया गया और वहाँ पर आकर के पूरी बात बताई गई। उन साधुओं ने एक बात बोल दी कि इस पेंटिंग के अंदर जो भी शक्ति मौजूद है, जो भी आत्मा है, वो मुक्त नहीं हो सकती, किसी भी तरीके से मुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो पेंटिंग है जिसको इस लड़की ने बनवाया है उसके अंदर इसने अपनी खून की कुछ बूंदों को भी मिक्स किया, जिसके चलते ये लड़की इस पेंटिंग में ही कैद है और वो मुक्त होना नहीं चाहती। अब ये कोई काला जादू था या क्या चीज़ थी, इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ एक बात बोली कि कुछ 11 रातों तक यहाँ पे हवन चलेगा और तब जाकर के जो इसका कर्ज है वो शायद ख़त्म हो सकता है, पूरी तरीके से नहीं। इसको सिर्फ कैद किया जा सकता है और जो लाल कपड़ा है वो हम इसके ऊपर डालेंगे और इसी के साथ साथ सच्चे रुद्राक्ष की माला जो है वो इस पेंटिंग के ऊपर डाली जाएगी और इस पेंटिंग को कभी भी वापस खोल के तुम मत देखना। अगर तुम्हें ऐसा लगे उसके बावजूद भी कि तुम्हारे लड़के की हालत ठीक नहीं हुई है तो वही करना जो उस तांत्रिक ने कहा था। यानी कि वो साधु भी इसको किसी तरीके से मुक्त नहीं करवा पा रहे थे। क्या शक्ति थी वो, क्या चीज़ थी, इसकी हिस्ट्री तो किसी को आज तक भी नहीं मालूम। वो लड़की ही कर्स्ड थी या फिर जिसने वो पेंटिंग बनाई थी उसने कुछ ऐसा किया था जिसके चलते ये सब कुछ हुआ था, नहीं पता। लेकिन हाँ, उस पेंटिंग के राइट कॉर्नर में सभी को एक चीज़ बहुत कॉमन दिखाई दी थी और वो कॉमन चीज़ ये थी कि उस पेंटिंग के राइट कॉर्नर के अंदर बहुत छोटी छोटी किसी को 2 आंखें दिखाई दे रही थी। अब वो 2 आंखें किसने बनाई नहीं पता। और कमाल की बात एक और बताऊं आपको, वो 7 साधु जो थे ना, उनको भी वो लड़की सातों के सातों को अलग दिखाई देती थी। किसी को ऐसा कि वो लड़की सीधी बैठी है, किसी को ऐसा कि वो लड़की एक साइड में बैठी है, किसी को ऐसा लगता था कि वो बहुत गुस्से में देख रही है, किसी को ऐसा कि वो मुस्कुरा रही है। सभी ने अलग बात बोली थी। अब वो लड़की असलियत में दिखती कैसी थी, अब पेंटिंग कैसी दिखती थी, ये नहीं पता। 11 रातों तक हवन वगैरह उनके घर में चला और उसके बाद में उन्होंने साधुओं ने उसको कैद किया। उनके घर में बेसमेंट था, उस बेसमेंट के अंदर जाकर के उन्होंने उस पेंटिंग को रख दिया और इसी के साथ में सफ़ेद रंग का एक घेरा भी बनाया गया और उसके बाहर में एक त्रिशूल को भी, छोटे से त्रिशूल को उन्होंने रख दिया। उसके बाद से लेकर के आज तक उनके घर में कुछ अजीबोगरीब नहीं हुआ। लेकिन उस बेसमेंट में जब जय और राहुल आज भी जाते हैं ना, तो उनको लिटरली फील होता है कि कोई उन्हें पुकार रहा है और जो भी सामान इधर उधर रखा होता है ना, वो हमेशा उनको गिरा हुआ ही मिलता है। अगर वो सुबह जाएंगे बेसमेंट में तो शाम को जो सामान होगा गिरा हुआ मिलेगा या उसकी जगह जो होगी बदली हुई मिलेगी। और कभी कभी तो उनको ऐसा भी फील होता है कि वो पेंटिंग जो है अंदर से हिल रही है, यानी कि जिस प्लेटफॉर्म पे वो रखी हुई है वो प्लेटफॉर्म यहाँ पे काँप रहा है। इतनी ज़्यादा शक्तिशाली है वो पेंटिंग, वो आज भी उनके पास में है और उन्होंने कसम खा रखी है चाहे कुछ हो जाए इस पेंटिंग को वो कभी भी किसी को नहीं दिखाएंगे। सच में वो पेंटिंग उनके घर में आज भी मौजूद है। इन सब वारदातों के कुछ दिनों के बाद में जो उनका कुत्ता था वो भी मर गया था। वो बीमार काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा था। ठीक वो थोड़े दिनों के लिए हुआ ज़रूर था, लेकिन उसके बाद में वो मर गया। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि राहुल आज बिल्कुल ठीक है और जो भी उसके साथ में हुआ उस पर वो विश्वास नहीं कर पाता और उसको भी ये याद नहीं है कि उसके साथ में सब कुछ क्या हुआ था। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये कम्प्लीटली अनएक्सप्लेनेबल हैं, लेकिन जिनके साथ में सब कुछ होता है ना, सिर्फ वही जानते हैं कि सच क्या है।
और छूट गया। तो आप मुझे बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको, और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। अब जल्द मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।